गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज। हम अब जानेंगे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कहाँ पे डिफाइंड है? वो डिफाइंड है आर्टिकल 112 में डिफाइंड है। ठीक है, इसके अंडर हम तीन फंड्स पढ़ते हैं। एक तो हो गया कंसोलिडेटेड फंड, एक हो गया कंटिजेंसी फंड और एक हो गया पब्लिक अकाउंट फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड कहाँ पे डिफाइंड है? कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 के पार्ट 1 में डिफाइंड है। इसके अंडर क्या है कि जितना भी खर्चा है, ऑल द एक्सपेंडिचर अकर्ड फ्रॉम हेयर, मतलब जितना भी गवर्नमेंट खर्चा करती है वो सारा कंसोलिडेटेड फंड से ही करती है, और जितने भी रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की वो भी कंसोलिडेटेड फंड में ही जाती हैं। हियर ऑल द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट गोस। और इसको यूज़ करने से पहले हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है। तो जो सेशंस होते हैं लोकसभा राज्यसभा वहाँ पे पास होता है, तो प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है कंसोलिडेटेड फंड में से यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 267 के पार्ट 1 में डिफाइंड है। अर्लियर इसका कॉर्पस क्या था? 500 करोड़ था, बट इस बार बजट में कहा गया है कि इसका कॉर्पस बढ़ा के 30,000 करोड़ कर देना चाहिए। ठीक है, और जो कंटिजेंसी फंड है वो भी कंसोलिडेट फंड से ही कीप किया जाता है, मतलब यहीं से पैसे लेके कंटिजेंसी फंड में डाले जाते हैं। अब इसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? मेंटेन करता है सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस वही है जिसके 1 रुपी के जो कॉइन है उस पर 1 रुपी के नोट पे साइन होते हैं ना, वही सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मैनेज करता है कंटिजेंसी फंड को। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री होल्ड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इसलिए रखा जाता है कंटिजेंसी फंड कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर करना पड़ गया, कि कोई ऐसा खर्चा जो एक्सपेक्टेड नहीं है, उसके लिए हमें कंटिजेंसी फंड मेंटेन किया जाता है, और इसको भी पोस्ट अप्रूवल ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का फंड है पब्लिक अकाउंट फंड। ये कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 266 के पार्ट 2 में डिफाइंड है, और इसको बोलते हैं पब्लिक मनी फंड भी बोलते हैं। इसके लिए पहले कोई अप्रूवल नहीं होती, यूज़ करने के बाद बता देते हैं कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये क्या है? पब्लिक का ही पैसा है और पब्लिक को ही रिटर्न हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेंशन को रिटर्न करना है, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है उसको रिटर्न करना है, पेंशन फंड है, ये सारे फंड्स पार्ट होते हैं पब्लिक अकाउंट फंड का। ये थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए, इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम में भी सेक्शन पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्शन का पार्ट है और कौन कैसे मेंटेन किया जाता है और कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है कुछ की पॉइंट्स हैं बजट के। मोरारजी देसाई हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है। कितनी बार पेश किया है? 10 टाइम्स पेश किया है, और 2 बार तो इन्होंने अपने बर्थडे पे रिप्रेजेंट किया है बजट को, जो कि था 1964 में और 1968 में। ठीक है, और अब 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट यूनियन बजट किसने पेश किया है? आर.के. शनमुखम शेट्टी जी ने पेश किया है, और कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनियन बजट रिपब्लिक इंडिया का किसने पेश किया है? जॉन मंथल। ठीक है, इन्होंने पेश किया है रिपब्लिक इंडिया का। जब इंडिपेंडेंट इंडिया का क्वेश्चन आएगा तो आर.के. शनमुखम शेट्टी जी आएगा, और अगर रिपब्लिक इंडिया का क्वेश्चन आएगा तो आएगा जॉन मंथल। ठीक है, अब एक और चीज़, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। अब रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कर दिया गया था 1924 में। तो ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था? AC वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था कि जो रेलवे बजट है उसे जनरल बजट से अलग कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा 2017-18 में अमेलगमेशन हो गया रेलवे बजट का विद द जनरल बजट, और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर था? ये था विवेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशन पर। आई होप आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, अब बाद में वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, आपके अच्छे नोट्स बनेंगे। प्लीज़ इनको बना लेना नोट्स, क्योंकि ये क्या है, इंटरव्यू के टाइम में आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? देखो, लोन है वो एक तरह से बैंक के लिए क्या है? एसेट्स हैं। क्यों एसेट्स क्यों है? क्योंकि जब लोन बैंक किसी को भी देता है तो बैंक को टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट्स आती हैं, इसलिए जब तक लोन पे बैंक को इंटरेस्ट आ रहा है वो बैंक के लिए परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। बट जब लोन पर बैंक को इंटरेस्ट आना बंद हो जाए वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स दैट सीड्स टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, मतलब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दें, तब हम उन्हें कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हो जाएंगी, इनकी बेसिक डेफिनेशन में क्या आ जाएगी? वो कोई भी एसेट जिस पे इंटरेस्ट आ रहा है, इंस्टॉलमेंट आ रही है, जैसे टर्म लोन्स वगैरह हो गए, ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया या बिल डिस्काउंटेड हो गया, इन सब पे जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट आ रही है वो ड्यू हो जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज।
ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज अगर ड्यू हो जाए तो हाँ वो बैंक बोलेगा कि वो उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, दैट इज NPA है। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार आती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गई फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज वो हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर फार्मर्स हैं तो उनके लिए NPM कैसे कंसीडर करेंगे क्रॉप्स के केस में। अगर तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं तो 2 क्रॉप सीजन कंसीडर होंगे, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं तो 1 क्रॉप सीजन कंसीडर होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के केस में 2 क्रॉप सीजन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में 1 क्रॉप सीजन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हमने कैसे करना है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में देखो जो एसेट जिस पे रेगुलर इंस्टॉलमेंट आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही वो तो स्टैंडर्ड एसेट हो गया और परफॉर्मिंग एसेट हो गया। अब जिसमें प्रॉब्लम आ रही है 90 डेज के बाद तो वो क्या हो जाएगा NPA। 90 डेज का हमारा लगा लो, 90 डेज के बाद तो वो क्या हो गया NPA हो गया। अब 90 डेज से पहले हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले 1 to 30 डेज, पहले स्टार्टिंग वाले 30 डेज, उसके बाद वाले 30 डेज, उसके बाद वाले 30 डेज। मतलब जो स्टार्टिंग वाले 1 to 30 डेज हैं वो बैंक डालेगा SMA 0 अकाउंट में, जो उसके बाद 31 to 60 डेज है वो बैंक डालेगा SMA 1 अकाउंट में, और जो 61 to 90 डेज है वो बैंक डालेगा SMA 2 अकाउंट में। SMA क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। अगर आपने पहले 30 दिन पैसे नहीं दिए तो बैंक का एक अकाउंट होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, उसमें वो डाल देगा। अगर 31 to 60 डेज तक पेमेंट नहीं आई तो वो डाल देगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में, और 61 to 90 डेज तक पेमेंट नहीं आई तो वो बैंक डाल देगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में। अगर उसके बाद 90 डेज हो गए, 90 डेज के बाद वो NPA डिक्लेयर कर देगा, दैट इज कि जो एसेट है ये हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन कैसी होती है, देखो 90 डेज के बाद 12 मंथ तक, 90 डेज से लेके आफ्टर 12 जब NPA डिक्लेयर हो गया 90 डेज के बाद, उसके बाद 12 मंथ तक तो उसको कंसीडर करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में। किस कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में। अगर फिर भी नहीं पेमेंट आती तो उसको बोलते हैं 12 मंथ्स के पीरियड में डाउटफुल एसेट, और अगर फिर भी नहीं आती तो उसको बोल देते हैं लॉस एसेट, और फिर ऑडिटिंग वगैरह की जाती है। तो पहले SMA 0 में जाएगा, फिर SMA 1 में जाएगा, फिर SMA 2 में जाएगा, फिर 90 डेज के बाद NPA डिक्लेयर हो जाएगा, फिर 1 साल तक देखेंगे। अगर 1 साल तक फिर भी पेमेंट नहीं है तो सब स्टैंडर्ड एसेट में कैटेगराइज हो गया, अगर फिर भी नहीं आई फिर डाउटफुल, फिर लॉस। ये इसी सीक्वेंस में आप सबको याद करना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो क्या है कि कुछ स्पेशल कोड्स बनाई गई थी, वो कौन कौन सी थी, DRT और DRAT। DRT की फुल फॉर्म है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और ये क्या है DRAT, डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये स्पेशल रिड्रेसल के लिए बनाई गई थी, NPA वगैरह के रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू होता है। ये कब बनाई गई थी, 1993 में बनाई गई थी। और ये जो कोर्ट्स थी, स्पेशल कोर्ट्स थी, ये डील करती थी उन केसेस में जिनकी रिकवरी अकाउंट 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हम लास्ट करने वाले हैं, सरफरेसी एक्ट 2002। ये एक्ट कब का है, सरफाइसी एक्ट 2002, SARFAESI एक्ट 2002। इसकी फुल फॉर्म रट जाना अच्छे से। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, securitization and reconstruction of financial assets and reinforcement of security interest act। ये कब का है, 2002 का है। अब ये एक्ट कहता क्या है कि अगर कोई भी बोरोवर का डिफॉल्ट हो गया है कि वो पेमेंट नहीं दे रहा तो उसको हम 60 डेज का नोटिस देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर भी कुछ नहीं कर रहा है तो उसकी जो भी चीज़ है उसका हम पोजीशन ले लेंगे, उसको सेल कर देंगे, उसकी मैनेजमेंट ले लेंगे, या जो भी होगा वो मतलब उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्राइटेरिया है, कुछ चीज़ें सरफराइसी एक्ट के अंदर एलिजिबल नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको नोट कर लेना। अगर तो लोन्स 1 लाख के कम के हैं तो वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, 1 लाख के अंडर आउटस्टैंडिंग है वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। और अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी इसके अंडर एलिजिबल नहीं है, उसको वो बेच नहीं सकते हैं। और अगर अमाउंट ड्यू इज़ लेस देन 20% ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जितने भी पैसे देने थे उसमें से आपने 80% की तो ऑलरेडी पेमेंट दे दिया, 80% की ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है, सिर्फ 20% ही बकाया है, तो वो भी सरफराइसी एक्ट के अंडर एलिजिबल नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी। आई होप यू लाइक माई सेशन, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।